किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है हिमांशु जोशी की लिखी हुई बदला। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अभी कल तक जो चिड़िया की तरह चहकती थी, सामने निष्प्राण पड़ी है। दूधिये मुंह पर एकाध हठीली मक्खियां भिनभिनाती हैं और उड़ जाती हैं। जीवन भी क्या है, बालू की भीत की तरह क्षण भर में कहां ओझल हो जाता है। कल वो कैसी उत्सुकता से कहती थी, उसे कल देहरादून पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है उसे। कौन सा जरूरी काम, ये ना उसने बतलाया और न मैंने पूछा ही। बरसात के दिन, पहाड़ की कच्ची सड़क, मोटर का भरोसा नहीं कि वो आएगी या नहीं, और आ भी गई तो कितनी दूर तक साथ दे पाएगी। सब कुछ अनिश्चित, अनियंत्रित। आदमी की बेबसी मशीन की बेबसी से सच ही कितनी जुड़ी हुई है, घुली मिली है दूध पानी की तरह। दिन भर की अनंत प्रतीक्षा के पश्चात पिथौरागढ़ वाली बस जब सुबह के बदले दोपहर ढले लोहा घाट आई, तो मेरी बुझी आंखें सहसा चमक उठीं। जल्दी से टिकट कटाकर दौड़ता हुआ सीट की ओर लपका, जैसे गाड़ी मुझे छोड़कर भागने वाली हो और बरसों तक फिर दूसरी गाड़ी इस राह से गुजरने वाली ना हो। अगली सीट को मैं संभालने ही वाला था कि एक्सक्यूज मी कहती एक गौरांग महिला मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका कीमती सामान पहले से ही सीट पर सजा पड़ा था, जिसे मैंने जल्दी में देखा नहीं। लगता था वो बहुत पीछे से यात्रा कर रही है और बहुत संभ्रांत परिवार से संबंधित है। यूं तो हर यूरोपियन को देखकर हमें ऐसा ही लगता है, लेकिन ये बात न थी यहाँ। मेरी पलकें हिमालय की ओझल होती हुई बर्फीली चोटियों पर, देवदार के हरे भरे पेड़ों पर, सांप की तरह बल खाती कम उम्र की अल्हड़ नन्ही नदियों पर, टेढ़े मेढ़े कीचड़ से सने मटमैले रास्ते पर टिकी थीं। वो कोई अंग्रेजी की कलात्मक आवरण वाली पुस्तक हाथ में थामे थी, पढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उसकी धुंधली आंखें बार बार किताब पर झुकतीं, बार बार हट जातीं। लगता था वो भीतर से उद्विग्न है। अंतर की अनिश्चितता रह रहकर उसकी आंखों की राह बाहर की ओर झांक रही है। तभी सहसा गाड़ी झटके से खड़ी हो गई। पहिए कीचड़ में धंस गए थे। बड़ी मुश्किल से धकेल कर हम आगे बढ़े। मुड़कर उसने 3-4 बार मेरी ओर देखा। अंत में बोल ही पड़ी वो। शायद बोलने में उसे बड़ा कष्ट हुआ। क्षमा कीजिएगा। अतिरिक्त पाश्चात्य शिष्टता का प्रदर्शन करते हुए उसने कहा, क्या आप बतला सकेंगे चंपावत में कोई डाकखाना है? वहां से तार हो सकता है? कल हर हालत में मुझे देहरादून पहुंचना है। हो तो सकता है, पर अब अधिक समय हो गया, शायद अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। सो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर थैंक यू कहती वो पहले की तरह सीट पर सीधी बैठ गई और सामने के शीशे के उस पार देखने लगी। किताब अब बगल में थी। संभवतः उसकी धुंधली आंखों के साथ साथ दिन का ढलता समय साथ न दे पा रहा था। चंपावत में पल भर के लिए भी गाड़ी ठहरी नहीं। जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से आगे फिसल गई। महिला ने हैरानी से इधर उधर देखा, पहले ड्राइवर की ओर और फिर एक बार मेरी ओर, फिर आंखें मींच लीं। समय नहीं है, गाड़ी को गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर पहुंचना ही है। मैं भी क्या कहता, मौन रहा। बस चलती रही, एक नियंत्रित गति से। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर गेंद की तरह उछलती पुरानी गाड़ी के हिचकोलों से थककर मुझे न जाने कैसे झपकी आ लगी और खिड़की की छड़ के सहारे सिर टिकाकर लुढ़क पड़ा। उठो भाई, उठो, गाड़ी अब आगे नहीं जाएगी, सुनते नहीं? गंवार से बस कंडक्टर ने झकझोरते हुए जैसे मेरे सिर पर डंडा मारा और मैं सातों आसमान से छिटकता हुआ औंधे मुंह धरती पर आ गिरा। चारों ओर काली कंबल तनी है, हाथ को हाथ नहीं सूझता। एक बड़ी सी चट्टान फिसलकर सड़क पर रूठी बैठी है। बहुत से मजदूर जुटे हैं, पर वो इतनी ढीठ है कि हिलने का नाम तक नहीं लेती, और वो महिला कुछ परेशान सी चुपचाप बाहर टहल रही है।
बहुत सी आंखें उस पर टिकी हैं, शायद इसलिए कि वो अंग्रेज है, शायद इसलिए कि वो अंग्रेज होने के कारण अधिक विशिष्ट है, शायद इसीलिए वो भी किसी से बोल नहीं पा रही है। किसी से बोलना उसे शोभा भी कैसे देता। अधनंगे काले कलूटे मजदूर, साधारण से कुली कबाड़ी, और कहाँ वो विशुद्ध यूरोपीय रक्त। मुझसे भी पहले उसने कोई बात न की, एक बार उपेक्षा से देखा, फिर निगाहें हटा ली। लेकिन जब रात घिरने लगी, लोग छंटने लगे, तो उसने फिर मुझे टटोला। क्या आसपास कोई डाक बंगला नहीं? मुझे लगता है होना चाहिए। शायद बहुत बरस पहले मैं एक बार अपने पति के साथ यहां आई थी। आधे मील की दूरी पर है, सड़क के उस पार। लापरवाही से इतना कहकर मैं चलने लगा, पर वो भी पीछे पीछे अपने कुली के साथ होली। बोली कुछ भी नहीं, मैं भी अपने में उलझा था। बौना सा डाक बंगला, बियाबान जंगल के बीच, केवल 2 जुड़वां कमरे। कमरे से हटकर दूर चौकीदार का घर। घुमरैली पुरानी टीन की छत से छहां साधारण सा डिब्बा। चौकीदार बहुत बूढ़ा है, मालूम हुआ आंखों से कम दिखने के कारण रात को चल फिर नहीं सकता, अतः उसके छोटे लड़के ने ही बंगला खोला। दिया सलाई बालकर एक कमरे में यूं ही बिस्तरे पर मैं ढुलक पड़ा। शरीर थक कर चूर था, कब नींद आई पता नहीं। लगभग आधी रात भीतर के कमरे के बीच का दरवाजा खटका, किसी की परेशान सी आवाज आई। झुंझलाकर किवाड़ खोले, वही अंग्रेज महिला घबराई हुई सामने खड़ी थी। कहिए। माफ कीजिएगा, मुझे डर लगता है इस अकेले कमरे में। क्यों, क्या बात है? नींद के बोझ से झुकी अलसाई पलकें बड़ी बेरहमी से मलते हुए मैंने पूछा, अचरज से। क्यों, क्या बात है? नींद के बोझ से झुकी अलसाई पलकें बड़ी बेरहमी से मलते हुए मैंने पूछा, अचरज से। कोई आहट सी आती है, शीशे से जैसे कोई झांकता है। बड़ा डर लगता है। वो कांपने सी लगी। यूं ही चूहे बिल्लियां होंगी, भ्रम हो जाता है, मैंने कहा तो वो एकाएक भयभीत स्वर में बोल पड़ी, नहीं नहीं, उस कमरे में मैं नहीं सो सकती। कैसी पागलपन की बात है। अच्छा सुनिए, मैंने तनिक सोचते हुए कहा, आप इस कमरे में आ जाइए, मैं वहां चला जाता हूं। कमरे बदल गए, मुझे फिर झपकी लगी। तभी दरवाजा फिर खटका। इस बार मैं बुरी तरह झल्ला आया। अरे कहिए भाई। मेरा स्वर ऊंचा था। यहां भी डर लगता है। स्वर कंपकपी लिए था। मुझे तो नहीं लगता। मैं तो कुछ नहीं सुनता। महज भ्रम है मैडम। आराम से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। मैं बीच का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसने हथेली बीच में रख दी। नहीं, मुझे डर लगता है। मैंने साफ देखा है, कोई सामने के देवदार के पेड़ से उतरकर बार बार अंदर झांकता है। मैडम, आप क्या चाहती हैं? हताश होकर मैंने कहा, मैं लगातार पिछले 3 दिन से सफर कर रहा हूं, सोया नहीं हूं, बीमार हूं। भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। वो क्षण भर चुप रही, बोली, अकेली मैं नहीं सो सकती, तो जागती रहो। कहकर मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आंखें मूंद कर सो गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद फिर वही खटखट, लगातार। भगवान के लिए आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए, मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं न चाहते हुए भी दरवाजा खोलता हूं। कोई इस बार कुछ बोलता नहीं। वो चुपचाप अपना बिस्तर फैलाकर फर्श पर ही लुढ़क पड़ी। उसका अभिजात्य अहम न मालूम कहाँ चला गया था। अब वो घुटने से ठोड़ी मिलाए निश्चिंत सो रही थी, खर्राटे भर रही थी, पर अब मुझे नींद न आ रही थी। घंटे भर तक यूं ही आंखें खोले पड़ा रहा। घड़ी की ओर देखा, 3 बजने को हैं। मेरी आंखें दर्द से फटी जा रही हैं, जैसे गरम मसाले का हाथ गलती से छू गया हो। अपना बिस्तर समेटकर चुपचाप मैं दबे पांव फिर अपने कमरे में चला गया। भीतर से कुंडा लगाकर निश्चिंत भाव से सो गया। सुबह देखता हूं बूढ़ा चौकीदार झुकी कमर पर हाथ धरे सामने खड़ा है। घबराया सा कह रहा है, बाबू साहब, बाबू साहब, अंधेर हो गया।
क्या क्या? अंग्रेज में मर गई? कैसे? मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। पता नहीं, कोई घाव निशान कहीं नहीं है, यूं ही बिस्तर पर मरी पड़ी है। खिड़कियां खुली हैं, सब दरवाजे खुले हैं। अचकचाता हुआ जाता हूं। महिला निष्प्राण पड़ी है, खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं। गौर से देखता हूं, फर्श पर नंगे बेडौल पांव के निशान हैं। खिड़की से बाहर गीले निशान साफ दिखलाई दे रहे हैं, देवदार के पेड़ के पास जो खत्म हो जाते हैं। चौकीदार बतलाता है, इस पेड़ पर एक भूत रहता है साहब। मैं व्यर्थ का वहम समझकर टाल देता हूं, लेकिन वो कहता चला जाता है, बाबू साहब, मैं सच कहता हूं, यहां एक भूत रहता है। बहुत बरस पहले जब गोरों का राज था, यहां हैरिसन नाम का एक डिप्टी कमिश्नर गोरा साहब शिकार खेलने आया था एक बार। वो बड़ा झक्की, सनकी, पागल किस्म का आदमी था। कोड़ों से मजदूर कुलियों को बिना बात पीटता था और फिर जोर जोर से हंसता था। एक दिन शिकार खेलने से वो रीता लौट रहा था, इसलिए बेहद झुंझलाया था। तभी दूर रास्ते पर आया हुआ एक बूढ़ा आदमी उसे दिखाई दिया। उसे न जाने क्या सनक सवार हुई, उसने गोली दाग दी। बाद में होश आया तो घबराया। उस मरे हुए आदमी को उसने उस सामने के देवदार के पेड़ पर लटका दिया और कह दिया, उसने आत्महत्या कर ली है। 2-3 दिन तक लाश टंगी रही। रात को भरी चांदनी में वो अंग्रेज और उसकी डायन पत्नी उस पर गोली के निशाने साधा करते थे। जब तक लाश छलनी न हो गई, उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसे नर पिशाच थे वो। कुछ पल चुप वो मेरे चेहरे की ओर देखता रहा, फिर विश्वास दिलाता हुआ बोला, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है बाबू साहब, मैं सच कह रहा हूं। उस पेड़ पर लटकता मुर्दा हर रोज रात को दिखता है, खिड़की के शीशों से झांकता है और ओझल हो जाता है। उसकी मूर्खता भरी बातों में भला कौन विश्वास करने लगा? मैं यूं ही हंसकर टाल देता हूं। बाद में लोग आते हैं, उस दिवंगता का सामान टटोलते हैं। बहुत से सामान के बीच कुछ कागजात मिलते हैं, कुछ चिट्ठियां, जिनमें लिखा रहता है, मिसेस हैरिसन। मुझे ये सब अजीब सा सपना लगता है। चौकीदार को बुलाकर मैं कहता हूं, अच्छा, आज रात को हम यहीं रुकेंगे और उसे देखेंगे। पेड़ पर वो दिखता है ना? तहकीकात के लिए आया पटवारी भी यही कहता है। मैंने देखा उसके चेहरे का रंग धुंधला पड़ गया। फिर भी वो गंभीरता से बोला, हाँ हाँ, देखिएगा रात को, अगर ना दिखलाई दे तो। आधी रात को जगता हूं, देखता हूं, सच ही पेड़ पर रस्सी के सहारे एक शव लटक रहा है। और निकट जाता हूं, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो तो वही बूढ़ा चौकीदार है, जिसके कपड़ों में से एक कागज मिलता है, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा रहता है, मैं जानबूझकर आत्महत्या कर रहा हूं, चैन से मर रहा हूं। आखिर इतने वर्षों बाद, मरने से पहले अंत में मैंने अपने बूढ़े बाप की हत्या का बदला चुका ही लिया। अभी आप सुन रहे थे हिमांशु जोशी की रचना, जिसका शीर्षक था बदला। दोस्तों, आपको ये रचना कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी तथा सुझाव अवश्य लिखिएगा, ताकि हम अपने कार्यक्रम को और प्रभावशाली बना सकें। और हां, यदि आपने मेरा YouTube चैनल कुछ किस्से कुछ कहानियां अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर दिलचस्प कहानी की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से कुछ कहानियां, अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी।